नमस्कार, आप देख रहे हैं MH1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम विशेष खबरों का। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हो रही मंत्रिमंडल की बैठक। वहीं सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की इस बैठक में कुल 12 प्रस्ताव आए। बैठक में शहरी विकास विभाग में 800 से ज्यादा पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रितों में शामिल करने का फैसला लिया गया है। वहीं पुराने वाहनों को CNG में तब्दील करने और हाइब्रिड गाड़ियों को टैक्स में छूट देने पर फैसला लिया गया है। साथ ही इस बैठक में उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के ढांचे में बदलाव पर भी मोहर लगी है, जिसमें 15 और नए पदों को मंजूरी भी मिल गई है। इसके अलावा पर्यटन विभाग के 4 प्रस्तावों पर भी मोहर लगी है। तो वहीं प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्य ने उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने 23 जून को होने जा रहे ओलंपिक दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की। तो वहीं बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बैठक में विश्व ओलंपिक दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर चर्चा की गई। मुख्य रूप से खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम के आयोजन की रूपरेखा पर भी बातचीत की गई। कि आज उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और हमारे खेल विभाग के संघ में एक संयुक्त बैठक की गई है और बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है वो 23 जून को जो हमारा ओलंपिक डे होता है उसके सेलिब्रेशन को लेकर एक तैयारी बैठक की गई है। अभी बहुत सारे बिंदु चर्चा का हिस्सा बने हैं, जिसमें प्रतियोगिताओं से लेकर किस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में 13 जनपदों में कार्यक्रम किए जाएंगे उसकी रूपरेखा की अभी चर्चा की गई है। अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है किस किस प्रकार की प्रतियोगिता कौन कौन से जनपदों में रहेंगी, कौन कौन सा गेम कौन कौन से जनपद में प्रचलित हैं, किस प्रकार से ओपन एंट्रीज रहेंगी, किस प्रकार से बच्चों का रजिस्ट्रेशन रहेगा, किस प्रकार से हमारे चाहे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को फाइनल डे यानी कि 23 तारीख को समापन के समय में किस प्रकार से किन किन को आमंत्रण रहेगा, इन सब बिंदुओं पर आज चर्चा की गई है। वहीं देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हो रही मंत्रिमंडल की बैठक और बैठक में बताया आपको कि सचिवालय में हुई इस मंत्रिमंडल की इस बैठक में कुल 12 प्रस्ताव आए। बैठक में शहरी विकास विभाग में 800 से ज्यादा पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रितों में शामिल करने का फैसला लिया। वहीं पुराने वाहनों को CNG में तब्दील करने और हाइब्रिड गाड़ियों को टैक्स में छूट देने पर फैसला लिया गया। साथ ही इस बैठक में उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के ढांचे में बदलाव पर भी मोहर लगी है, जिसमें 15 और नए पदों को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा पर्यटन विभाग के 4 प्रस्तावों पर भी मोहर लगी है। बता दें आपको कि बैठक जो है वो बड़ी अहम रही। इसके अंदर मंत्रिमंडल की बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है। काफ़ी यहाँ पर फैसले जो है वो लिए गए हैं, जिसके अंदर अब कुछ गाड़ियों को हाइब्रिड और CNG में तब्दील करने को लेकर भी फैसला लिया गया है। अहम 12 प्रस्तावों पर मोहर जो है वो यहाँ पर बैठक में लगी है, जहाँ पर हाइब्रिड गाड़ियों को टैक्स में भी छूट देने पर फैसले को लेकर बात की गई है। तो वहीं पर्यटन विभाग के 4 प्रस्तावों पर मोहर लगी है और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, इसके अंदर कई अहम चर्चा जो है उसके अंदर मोहर लगने की बात हुई थी। और बता दें आपको कि कई फैसले ऐसे लिए गए हैं जो कि राज्य के अंदर अब बड़े बदलाव लाएंगे, जहां पर हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स फ्री करने की बात भी जो है वो कही जा रही है। इसका मतलब आप समझिए कि अब गाड़ियों के खरीद पर जो है टैक्स की छूट मिलने से उनके दामों में बहुत गिरावट जो है वो आएगी। साथ ही साथ इस बैठक में कई फैसले ऐसे भी लिए गए हैं जो कि अब राज्य के अंदर पर्यावरण के चलते बहुत अहम माने जा रहे हैं। 4 ऐसे प्रस्तावों पर मोहर लगी है जो पर्यावरण विभाग से जुड़े हुए हैं। तो साफ तौर पर उत्तराखंड की मंत्रिमंडल की इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कई प्रस्तावों पर मोहर लगा दी गई है जो कि राज्य के विकास के लिए अहम माने जा रहे हैं।
चलिए, खबर पर तमाम जानकारी के लिए मनीष डंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, उत्तराखंड के अंदर कैबिनेट की बैठक हुई और मंत्रिमंडल की इस बैठक में जो है कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों के बारे में जाने तो कई अहम फैसले ऐसे हैं जो कि राज्य के लिए बहुत अहम माने जा रहे हैं, जैसे हाइब्रिड गाड़ियों को टैक्स फ्री करना, पर्यावरण के 4 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जो ऐसे मुद्दे थे। तो हम कहकर चले कि आज की इस मंत्रिमंडल की बैठक में विकास को लेकर काफ़ी अहम फैसले लिए गए हैं। देखिए, बिल्कुल जो आज की कैबिनेट बैठक रही है काफी महत्वपूर्ण ये कैबिनेट बैठक रही है और जिस तरीके से शहरी विकास विभाग के तहत जो 800 से ज्यादा पर्यावरण मित्र काम कर रहे हैं उनको सरकार के द्वारा स्थायी किया गया था, लेकिन उनको मृतक आश्रित में शामिल नहीं किया गया था, यानी कि जो उनके मृतक आश्रितों के कोटे में उनको भी अब शामिल किया जाएगा। पुराने वाहनों को सीएनजी में तब्दील करने को लेकर कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया और जैसे कि गाड़ी को स्क्रैप करने के बाद जो अकाउंट में पैसा मिलता था उसमें जो है वो समय लगता था, तो इसलिए कैबिनेट ने उस नियम में बदलाव किया गया है। अब स्क्रैप किए जाने के बाद जो राशि मिलेगी उसको सीधा जो है वो अकाउंट में जो है वाहन स्वामी के मिल जाएगी जो स्क्रैप करता है, तो उसके लिए एक अलग से अकाउंट जो है वो खोल दिया गया है। तो इसको लेकर भी जो वाहन चालक है उनके लिए एक अच्छी खबर है कि जो अपना वाहन स्क्रैप कराते हैं उनको जो राशि का लाभ मिलेगा स्क्रैप कराने के बाद सीधे उनके अकाउंट में मिल जाएगा। हाइब्रिड गाड़ियों को जिस तरीके से अन्य राज्यों में छूट मिलती थी जो टैक्स में, उत्तराखंड में उसका जो है लाभ जो है वो वाहन स्वामियों को, प्राइवेट वाहन स्वामियों को नहीं मिल रहा था। इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया कि जो उत्तराखंड में जो वाहन स्वामी थे वो दूसरे राज्यों में जाकर ऐसे वाहनों को रजिस्टर करा रहे थे, तो सरकार को इससे कहीं ना कहीं वो भी लॉस हो रहा था। तो इसलिए अब सरकार ने निर्णय लिया है कि वो उत्तराखंड में ही जो है वो टैक्स में जो है वाहनों में छूट दे दी जाएगी जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं। तो इससे सीधे तरीके से जो वाहन स्वामी है उनको भी फायदा और परिवहन विभाग को भी फायदा है, क्योंकि जो उत्तराखंड की जो गाड़ियां वो दूसरे राज्यों में रजिस्टर नहीं होंगी। कार्मिक विभाग के तहत एक बड़ा निर्णय सरकार ने लिया है। जो कांस्टेबल के पद होते हैं, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल के हों, चाहे वो आबकारी में कांस्टेबल के हों, चाहे अन्य विभागों में जो कांस्टेबल के होते हैं, परिवहन विभाग होती है, उनकी अब एक ही परीक्षा जो है वो उत्तराखंड में कराई जाएगी। अभी तक अलग अलग परीक्षाएं जो है वो कांस्टेबल भर्ती होती थी और इसी तरीके से सब इंस्पेक्टर की भी एक ही परीक्षा होगी, चाहे वो वन दरोगा होगा, पुलिस दरोगा होगा या आबकारी दरोगा होगा। जो भी विभागों में दरोगा बनते हैं वो एक ही भर्ती परीक्षा से होकर अब उनको गुजरना होगा, यानी कि लिखित परीक्षा जो होगी वो कांस्टेबल की और सब इंस्पेक्टर की एक ही भर्ती परीक्षा होगी। इसी तरीके से उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के ढांचे में भी बदलाव किया गया। 15 और नए पदों को जो है मंजूरी दी गई है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड सेवा अधीनस्थ चयन आयोग भर्ती परीक्षाओं को कराता, तो स्टाफ की कमी के चलते कई परीक्षाएं लेट लतीफी होती थी, लेकिन अब 15 और पदों को मंजूरी मिल गई। एक स्थायी और 14 अस्थायी कर्मचारियों को यहाँ पर अब नियुक्ति मिलेगी, जिससे भर्ती परीक्षाएं और जल्दी से होंगी। इसी तरीके से मानव अधिकार आयोग में भी 12 नए पद सृजित किए गए। पर्यटन विभाग के 4 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी और ये चारों जो प्रस्ताव है बद्रीनाथ में जो मास्टर प्लान चल रहा है CSR के तहत काम करने को लेकर इन प्रस्तावों पर मोहर लगी, जिनमें जो है कई महत्वपूर्ण काम होने। CSR फंड के तहत यदि अगर काम नहीं होते तो फिर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार जो है इन 4 कामों को कराएगी। सेफ मित्र लोटस वॉल बद्रीनाथ में बननी है, लेक फ्रंट पर यह बननी है, तो इसका काम भी CSR फंड के तरफ कराया जाएगा। अराइवल प्लाजा है, टी एंड रिसर्च कल्चर है और सुदर्शन चक्र कल्चर के काम होने, इनको जो है CSR फंड के तहत सरकार कराने को लेकर जो है कैबिनेट में आज मोहर लगी है। जी मनीष, ये तमाम जो फैसले हैं ये बहुत अहम माने जा रहे हैं, लेकिन जो फैसला आपने बताया कि अब गाड़ियां जो हैं, जो कि अब हम हाइब्रिड गाड़ियां लेंगे तो उसके अंदर सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सरकार उसमें टैक्स की छूट देने को लेकर बात कर रही है। तो इससे 2 बड़े फायदे आपने कहा कि एक तो दूसरे राज्यों में गाड़ी रजिस्टर नहीं होगी तो रजिस्टर विभाग को इसका बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अब वहां पर रजिस्ट्रेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि टैक्स वहीं का कटेगा। दूसरी बात यह है कि टैक्स में छूट मिलने से लोगों को गाड़ी जो है वो अब कम दरों पर मिलेगी। तो कहें कि ये 2 तरफा फायदा है। पहले बड़ा नुकसान सरकार को भी हो रहा था, रजिस्ट्रेशन विभाग को भी हो रहा था, तो लोगों को हो ही रहा था, क्योंकि वो वहां पर जब गाड़ियां खरीद रहे थे तो फायदा नहीं हो रहा था, टैक्स भरना पड़ रहा था। फायदा जो है वाहन स्वामी को भी फायदा और सरकार को भी फायदा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो राशि मिलनी थी परिवहन विभाग को
वो उत्तराखंड को नहीं मिल पा रही थी। उससे राजस्व को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था और जो टैक्स में जो राशि मिलती है उससे जो वाहन स्वामी को जो फायदा उत्तराखंड में नहीं हो रहा था वो दूसरे राज्यों में उतना भरपाई कर रहा था टैक्स को लेकर। तो दोनों तरफ से फायदा है। वाहन स्वामियों को जहां टैक्स में छूट मिलेगी तो वहीं अब जो परिवहन विभाग है उसको रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो है वो थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, यहीं पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो उससे न उत्तराखंड के जो वाहन चालक है उनको यहीं पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, उनको भी ये भी फायदा है। जी मनीष, पर्यटन विभाग को लेकर भी 4 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। ये क्या अहम प्रस्ताव है और इनसे क्या कुछ फायदा अब राज्य को होने वाला है? तो है ये मास्टर प्लान जो केंद्र सरकार के द्वारा काम बद्रीनाथ में कराए जा रहे हैं, वहां पर 4 निर्माण कार्य होने हैं और 4 ये अलग अलग काम है। इसलिए कैबिनेट बैठक में इन पर मोहर लगी कि CSR फंड के तहत यदि अगर कोई इन कामों को करता है तो ठीक है, नहीं तो केंद्र सरकार या फिर प्रदेश सरकार इन चारों कामों को कराएगी। तो सरकार ने विकल्प जो है वो तीनों खुले छोड़े हैं। यदि अगर कोई CSR फंड के तहत कोई कंपनी अगर इनको करना चाहती है बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत तो उनको मौका दिया जाएगा, नहीं तो प्रदेश सरकार या फिर केंद्र सरकार के सामने इन कामों को कराया जाएगा, ताकि जो बद्रीनाथ की खूबसूरती है, जो वहां पर मास्टर प्लान के तहत काम हो रहे हैं बद्रीनाथ में, वो और बेहतर जो है वो बद्रीनाथ धाम दिखाई दिया मास्टर प्लान के तहत। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की। तो बता दें आपको कि उत्तराखंड मंत्रिमंडल की इस बड़ी बैठक में लगभग कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई, मोहर भी लगी है। 12 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसके अंदर गाड़ियों से लेकर पर्यटन विभाग से लेकर तमाम विभागों में नियुक्तियों को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। 2013 में 859 ये पर्यावरण मित्र जो हैं ये विनियमित किए गए थे। तो आज इनको भी जो हमारी मृतक आश्रित सेवा नियमावली है उसके अनुरूप उनके आश्रितों को इससे आच्छादित करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। जो हमारा नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि पेट्रोल या डीजल से चलता है, उसको CNG, बैटरी या EV में कन्वर्ट यदि वो करते हैं तो उसमें कुछ सब्सिडी की व्यवस्था थी। उसमें एक चीज़ थी कि इसमें जो भी धनराशि ये सब्सिडी की होगी इसको एक एस्क्रो अकाउंट में रखने की पहले व्यवस्था थी। तो उससे एस्क्रो अकाउंट मतलब बैंक संबंधित लाभार्थी और के बीच में, वो सरकार के बीच में एक एस्क्रो अकाउंट बना था। आज ये निर्णय हुआ कि इसको एक SNA अकाउंट में बना दिया, क्योंकि एस्क्रो अकाउंट को ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही है। तो इसको एक SNA अकाउंट में कन्वर्ट करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। इसके अलावा ये पर्यटन विभाग के 4 मत थे। ये 4 योजनाएं हैं पर्यटन विभाग की, जिसको माननीय मंत्रिमंडल द्वारा आज सहमति दी गई। डीडीहाट विधानसभा के विधायक बिशन सिंह चुफाल ने CM आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा हरिद्वार जमीन घोटाले में की गई सख्त और तत्काल कार्रवाई की सराहना की। विधायक चुफाल ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाया गया ये कठोर कदम प्रदेश में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण संदेश देता है। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसलों से जनता में विश्वास बढ़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज हरिद्वार का जो मामला था, इसमें 0 टॉलरेंस जो भ्रष्टाचार के बारे में कहा था, क्योंकि इसमें IAS अधिकारी भी हैं, PCS भी हैं, जो ज़मीन में जिस प्रकार से लिप्त पाए गए घोटाले में, उस पर माननीय मुख्यमंत्री ने जो कार्रवाई की, ये बिल्कुल सराहनीय है। इससे बड़े से बड़े अधिकारी, कोई भी अधिकारी यदि गलत काम कर रहा है कि भ्रष्टाचार में कहीं लिप्त है तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए आज के जो ये कार्रवाई की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसके लिए बहुत प्रदेश के लिए जो अधिकारी हैं उनको भी सबक मिलेगा, और जिससे काम को भी और आगे बढ़ेगी, गति आगे बढ़ेगी, विकास कार्यक्रम और आगे बढ़ेंगे इस आज के जो घटनाक्रम से। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड में बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत NHAI और प्रदेश के अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में केदारनाथ, गौरीकुंड और मसूरी के लिए रोपवे प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, जिनको लेकर समीक्षा बैठक में प्रेजेंटेशन दी गई। इसके साथ ही बैठक में कई और प्रोजेक्ट्स को लेकर भी चर्चा की गई। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट्स प्रदेश के विकास को गति देने में मील का पत्थर साबित होंगे। बहुत वरदान साबित होंगे उत्तराखंड के लिए।
जब नीति आयोग की बैठक हुई थी, मैं जब सीएम था, तो मैंने उसमें बात कही थी कि जो हमारी PMGSY की सड़कें हैं, ये भी विलम्ब पर विलम्ब होती हैं NGT की क्लियरेंस के चक्कर में, और उसमें हमारी बहुत भूमि भी बर्बाद होती है, हमारे जंगल बर्बाद होते हैं, हमारे पानी के सोर्स खराब होते हैं, और जो हमारे पशु हैं, पक्षी हैं, जो भी मतलब जैव विविधता है, अगर मोटे तौर पर हम कहें, तो उसको इससे भारी नुकसान पहुंचता है। और इसलिए PMGSY में भी सड़कें हमको ये जो रोपवेज है, इसको सम्मिलित कर देना चाहिए। जो रोपवे के लिए जो जाल उत्तराखंड में बिछाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि इससे तमाम हमारी जैव विविधता को भी फायदा होगा, और जो अनावश्यक विलम्ब होता है NGT में, वो भी दूर होगा। तो वहीं बागेश्वर में राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षकों का 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार लगातार जारी है। कर्मचारियों ने तहसील परिसर में जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। बता दें, कर्मचारी सरकार से पुलिस कार्यों से मुक्ति, लैपटॉप, डेटा पैक और मानदेय जैसी सुविधाओं की मांग कर रहे। कार्य बहिष्कार है। इसमें हमारा जो मेन मांग है राजस्व पुलिस के संबंध में, जैसे आप लोग को सभी लोग को पता है कि अंकिता हत्याकांड के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि राजस्व पुलिस को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। इसमें सरकार द्वारा ये कहा गया था कि हम 2025 मई तक इसे पूरी तरह समाप्त कर देंगे। 2 फेज तो हमारे रेवेन्यू पुलिस से ले लिए गए हैं, बट तीसरे फेज में जो हमारे क्षेत्र कुछ बचे हैं, उससे हमारा पुलिस कार्य का परित्याग है। हरिद्वार जमीन घोटाले में धामी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में 2 IAS और 1 PCS अधिकारी और पूर्व नगर आयुक्त समेत कुल 10 लोगों को सस्पेंड किया गया है। मामले की जांच अब विजिलेंस करेगी। यह मामला हरिद्वार नगर निगम की ओर से 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ रुपए में खरीदने का है। जांच के बाद रिपोर्ट मिलते ही प्रदेश सरकार ने कार्रवाई करते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह, पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी और SDM अजय वीर सिंह को सस्पेंड कर दिया। साथ ही वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट, कानूगो राजेश कुमार, तहसील प्रशासनिक अधिकारी कमल दास और वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक विकी को भी निलंबित किया गया है। हरिद्वार नगर निगम में हुए जमीन घोटाले को लेकर पूर्व CM और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने घोटाला मामले में हुई कार्रवाई का स्वागत किया है। जिस तरह से सरकारी धन का मिसयूज किया गया, NHAI से नगर निगम को मुआवजा मिलता है और उसको इस तरीके से बड़ी बेरहमी से उस धन का दुरुपयोग किया गया, कार्रवाई की गई है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन वहीं देश भर में 51 शक्ति पीठों में शामिल नैनीताल की मां नैना देवी मंदिर का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस स्थापना कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों ने भी बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। सुबह से ही मां नैना देवी मंदिर में जो है माता के दर्शन और पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। इस अवसर पर मंदिर समिति ने मंदिर की फूलों की मालाओं से सजा। साथ ही महाभंडारे का भी आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। 143वां आपके जन्मदिन है श्री मां नैना देवी का। 1863 में इस नए मंदिर की स्थापना हुई थी, जब अमरनाथ शाह जी को ये मूर्ति यहाँ मिली, जो 1880 के भूस्खलन के बाद जो यहाँ दब गई थी तालाब में, उसकी यहाँ स्थापना करी गई, मंदिर शुरू हुआ और 1984 में ये ट्रस्ट बना। उसके बाद से हम लगातार, हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम इसको और भव्य बनाएं और इसमें स्थानीय लोगों के साथ जो पर्यटक जो आते हैं मंदिर में दर्शन करने आते हैं, वो हजारों श्रद्धालु भी इससे लाभान्वित होते हैं, इस प्रवचन का आस्वादन करते हैं। और इसके साथ साथ हम जब भी पूजा करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं,
तो उसमें सिर्फ ये देवी देवताओं की पूजा नहीं होती, हम इस झील के स्वास्थ्य के लिए, इसके सौंदर्य के लिए, इसके स्थायित्व के लिए भी हम हमेशा प्रार्थना करते हैं। तो वहीं श्री हेमकुंड साहिब में पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर हो रही बर्फबारी के बावजूद तीर्थयात्रियों का उत्साह चरम पर है। ठंडे मौसम और बर्फीली हवाओं के बीच तीर्थयात्री पवित्र सरोवर में स्नान कर रहे हैं। वहीं पिछले 8 दिनों में श्री हेमकुंड साहिब में तीर्थयात्रियों की संख्या ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस दौरान 30,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने श्री हेमकुंड साहिब में दर्शन किए। वहीं बागेश्वर में डीएम आशीष भटगाई ने स्वास्थ्य समिति की बैठक की, जिसमें जिले में चल रही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। इस दौरान डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को 251 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त बनाने के लिए 1 हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा। साथ ही बैठक में डेंगू नियंत्रण, मानसिक स्वास्थ्य, कोविड उपकरणों की उपलब्धता, अस्पतालों में स्वच्छता और बायोमेट्रिक उपस्थिति जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। वह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने रुड़की में विभिन्न जलभराव क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम रुड़की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि मानसून शुरू होने से पहले क्षेत्र में जिन जिन जगहों पर जलभराव की स्थिति होती है वहां साफ सफाई की व्यवस्था 1 हफ्ते में कराई जाए, जिससे लोगों को जलभराव की स्थिति से सामना न करना। देखिए, मानसून सत्र 10 तारीख से प्रारंभ होने वाला है। मानसून सत्र के प्रारंभ से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी शासन में, प्रशासन में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो मौके स्थल पर जाकर सभी समस्या को निराकरण करें। जो विभाग आपदा के अंतर्गत आते हैं, जो मानसून सत्र से कंसर्न है, वो इस विषय में अपने अपनी विभाग की भूमिका जहाँ जिस प्रकार से उसको निरूपण करें। इसी दृष्टिकोण से आज मैं यहाँ नगर निगम देहरादून के नगर निगम रुड़की के अंतर्गत विभिन्न विभागों की बैठकों के संयोजन, जो जिला प्राधिकरण की बैठक है, उसके अंतर्गत आया हूँ। और कुछ समस्याएं जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे भराव हो रहा है और कच्चे नाले के अंदर स्थिति खराब है, अपने जो बिजली के खंभे कहीं टूटे पड़े हैं, दवाइयाँ स्टॉक में है नहीं है,